हमने सारी चीजों को बेच बाच करके एक बेरोजगार लड़का क्या करता है जी, मैंने सारा पैसा लगा दिया वहां, और वो पैसा लगा दिया 25 दिन के अंदर में बिल्कुल पूरी तरीके से दिवालिया हो गया। लगभग 24 से 25 दिन के अंदर में मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी या मेरी गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। मैंने सारा पैसा उस ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा दिया। उसी दरमियान क्या हुआ कि लगभग ये जो 6 महीने 8 महीने की जो बेरोजगारी थी, वो बेरोजगारी मुझे जबलपुर लेकर के आ गई। सब समझ में आ गया, लेकिन जो मेन फंडा था ना, वो ही समझ में नहीं आया। और अपन को चाहिए था क्या? पैसा चाहिए था। और जिस तरीके से वो गोले गोले बताए ना, उससे पहले एक गोले वाली कंपनी का प्लान में देखा था और वो कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन मैंने किया नहीं था। मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम फिरोज आलम है और अभी जबलपुर से आपके बीच आया हूं। हमारे इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट मिस्टर संजय कुमार झा, जो एक बहुत बड़ी लेवल के मालिक है, स्टार रूबी के लेवल पे है। उनकी ट्रेन थोड़ी सी लेट है, लेकिन निश्चित रूप से कटनी आएंगे वो। हाँ जी, कटनी आएंगे वो। 3 प्रोग्राम है एक्चुअल में उनका। आज कटनी था, कल जबलपुर में उनका प्रोग्राम है, और परसों 15 तारीख को उनका प्रोग्राम इटारसी में है। क्लियर है जी? और अभी अभी उनका प्रोग्राम पटना में था। हाँ जी, तो वो भी पैसे से वकील है। देखो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे कामयाब है। हाँ जी, अभी एक इंजीनियर से आपने मिला। हाँ जी, और जो चीफ गेस्ट है जो हमारे आज के, वो पैसे से वकील है। और वो वकील व्यक्ति भी आरसीएम में, स्टार रूबी का मतलब होता है 5 से 7 लाख रुपए एक महीने की अर्निंग। कितनी जी? 5 से 7 लाख रुपए। कम होता है क्या? हाँ जी, आप अच्छी सी डिग्री लेकर के मार्केट में जॉब ढूंढने जाओ, समझ में आ जाएगा। 5-7 लाख या 5-7 हजार। जी मैम, सही बात है। हाँ जी, 5-7 लाख या 5-7 हजार। हाँ जी, ऐसे ही है ना। अभी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, लाखों की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को हजम भी नहीं होता है यार। लाखों की बातें कर रहा होता भी है क्या ऐसा? हाँ जी, अगर लाखों की बात करोगे तो मेरे को टच करना, समझ में आ जाएगा यहाँ लाखों रुपए आते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही जी? तो यहाँ इस तरह की इनकम आती है। चलिए, जब तक सर नहीं आ जाते, जब तक मैं आप सबसे बात कर सकता हूं? कर सकते हैं? जब तक सर भी आ जाएंगे बीच में, है संजय सर? चलिए, तो मैंने अपना परिचय बताया। मेरा नाम फिरोज आलम है और जबलपुर में रहता हूं अभी। इससे पहले हैदराबाद में था। और थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता दूं, चलेगा? 5 मिनट की, उसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। चलिए, तो मैं आपको अपनी स्टोरी सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मैं हैदराबाद से जबलपुर क्यों शिफ्ट हो गया। हाँ जी, हैदराबाद एक बहुत ही अच्छा शहर है। कितने लोग जानते हैं हैदराबाद को? कितने लोगों को जाने का मौका मिला? अच्छा, जानते हैं, जाने का मौका नहीं मिला। जाइए ना, बहुत अच्छी शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। हाँ जी, 24 आवर्स वहाँ सब कुछ। मतलब अब तो वहाँ की गवर्नमेंट ने परमिशन भी दे दिया है कि 24 घंटे वहाँ के मॉल दुकानें ओपन रहेगी। 24 आवर्स वहाँ होटल रेस्टोरेंट वगैरह खुले रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही ना हो कि रात में 2 बजे भी अगर आपका बच्चा अगर रो रहा है कि मम्मी भूख लगी है, तो खाना बनाने की नौबत ही ना आए। हाँ जी, आप उतनी रात में भी ऑर्डर करोगे, होम डिलीवरी हो जाती है रात को 2-3 बजे भी। अभी मेरा एक दोस्त बोल रहा था, अभी पिछले महीने की बात है, वो कह रहा था कि यार रात को 2 बजे 4-5 लोग आ गए बाहर से। अब उतने टाइम पे खाना, तो उसने क्या किया, अपने घर में मेहमानों को बैठाया और उसने फ़ोन कर दिया। वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर, खाने का ऑर्डर का जो बड़े शहरों में ना खूब रिवाज है, उसने ऑर्डर कर दिया, खाना घर पे आ गया 2:30 बजे रात में। हाँ जी, क्लियर है जी? अच्छा, ये सारी फैसिलिटी जो आपको कब मिलती है? जब आपके पास पैसा होता है। हाँ जी, एक पुराना गाना सुना होगा आपने कि पैसा बोलता है। मानते हैं इस बात को? रियल पैसा बोलता है, मैं मानता हूं इस बात को। हाँ जी, अगर आपके जेब में पैसे है ना, तो वो आपके चेहरे से झलकता है। हाँ जी, आप कितनी भी स्मार्ट हो और आपकी जेब में पैसा नहीं है ना, तो वो भी इंसान ना बिल्कुल मरा मरा जैसा दिखता है। हाँ जी, और आपके पास खूब पैसा है ना, वो मरा हुआ इंसान में जान आ जाता है। हाँ जी, देखना, आप आजमा के देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। आप अच्छा नहा धो लिए, अच्छा कपड़ा पहन लिया और पास में पैसा नहीं है, तो अंदर का जो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बिल्कुल मरा मरा सा रहता है। एक मरा हुआ इंसान, पैसा है तो वाह तरोताजा दिखता है। हाँ जी, मतलब पैसे में बहुत दम है। क्लियर है जी? चलिए, जैसा कि सर ने बताया, तिवारी सर ने,
संजय सर ने भी अपनी स्टोरी बताया, सबकी अपनी अपनी स्टोरी है। तो जब मैं हैदराबाद में था, मेरा जो कारोबार था हैदराबाद में, मैं बिजनेसमैन था, मेरा हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप था। महिलाएं अच्छा ड्रेस मटेरियल जो आप पहनते हो ना, उस पर जो पूरी डिजाइनिंग बनती है ना, उस डिजाइनिंग का मेरा वर्कशॉप था। हाँ जी, बात समझ रहे हैं? हाँ जी, हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप मेरा हैदराबाद में था और वहाँ मेरे पास बहुत सारे वर्कर्स थे, काम करते थे। उस लाइन का मैं सेठ था। क्या था जी? सेठ था। तो ऐसी कुछ प्लानिंग हुई और कुछ मेरे साथी जो है ना वो प्लान करके गए कि चलो आज आलम सेठ को बताते हैं आरसीएम के बारे में। क्लियर है जी? तो जब वो मुझे बताने आए तो मैंने उसको बोला कि ये क्या आलतू फालतू काम लेकर के आ गए हो, अपना काम तो अच्छा चल रहा है जी। तो उसने वो 4-5-6 गोले बनाए है जी। अभी गोले कौन बनाए थे यहाँ पे? आशीष ने बताया था। वेरी गुड, आशीष के लिए भी एक बहुत जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। वो 5-7 गोले बना के बताया कि देखो पहले सामान ऐसे आ रहा था, अब सामान ऐसे आएगा। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है यार, ऐसे आया कि वैसे आया, सामान मिलना चाहिए है जी। तो मुझे वो बात समझना चाहिए और मैं उसी को उल्टा समझा रहा हूं। सामान ऐसे आए कि ऐसे आए, सामान ही मिलना चाहिए ना, मेरा एक क्वेश्चन था। क्लियर है जी? अब बिस्किट खरीदनी है, वो ऐसे आ जाए कि ऐसे आ जाए, बिस्किट खाने से मतलब है। अब उसके पास क्या जवाब रहेगा? बोले साला इसको समझा नहीं आया, ये उल्टा मेरे को समझा रहा है जी। तो मैंने उसको समझा जाके चाय पिलाया और भेज दिया। हाँ जी, मैं समझदार इंसान। कई बार आपके साथ तो ऐसा होता है, लगभग फील्ड में ऐसा होता है जी। तो आपको क्या लगता है कि समझाने गया तिवारी जी ये तो चलने वालने वाला नहीं है। इस कहानी के पीछे आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा। क्लियर है जी? तो मैंने उसको समझा के भेज दिया, फिर मैं अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन जो व्यक्ति था ना, जो समझाने आया था, बहुत जिद्दी किस्म का था। आपको भी आरसीएम में अगर टेक्निकल पे जाना है, रॉयल्टी अचीवर अगर बनना है, तो आपको भी जिद्दी होना होगा। कामयाबी में जिद का होना बहुत जरूरी है, जहां तक मैंने समझा संजय सर। क्लियर है जी? आपने कहावत सुना होगा ना कि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं। हाँ जी, क्लियर है जी? तो आपको जिद्दी होना होगा, क्योंकि आप भी यहां पर इतिहास रच रहे हो। क्योंकि आपने देखा कि 74 इयर्स का व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है जैसा लग रहा है कि अभी 24 का है। ये उनकी जिद है। नहीं तो घर पे होते, हाँ जी, और घर पे लेटे होते तो मुझे लग रहा है कि शायद शुगर भी हो गया होता, बीपी भी हो गया होता, हाँ जी, और बच्चे आगे पीछे करते, पापा जी ये दवाई खा लो और ये दवाई खा लो, ऐसे होता जी। क्लियर है जी? तो वो जो मुझे समझा रहा था ना, वो बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान था। वो आया लगभग 10-15 दिन के बाद और मुझे कह रहा है कि सर एक जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। मैंने कहा भैया बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल टाइम नहीं है, प्रोग्राम में तो मैं नहीं जाऊंगा। तो बोला कि नहीं एक प्रोग्राम तो अटेंड कर लो। हाँ जी, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो उस टाइम मेरा बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। तो उसने क्या किया, वो समझ गया मेरी थिंकिंग कि ये चाहता क्या है, और मैं चाहता था कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बनूं। क्लियर? बहुत सारे वर्कर्स काम करते थे मेरे पास। तो उसने कहा कि वो जो पर्सन आने वाला है ना, वो प्योर बिजनेस के बारे में बताने वाला है। बोला वहां से सीखो, यहां अप्लाई करो। क्या बोला उसने? और हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं तो को आरसीएम ही करना है। हाँ जी? तो उसने कहा कि अगर वहां से सीख करके और यहां अप्लाई करोगे, हो सकता है ये बिजनेस कई गुना बड़ा हो जाए। मैंने कहा हाँ ये बात सही है। हाँ जी? तो मैं क्या किया, मैं बोला चलते हैं। गया। अब वहां गया तो जैसे आप लोग ताली बजा रहे हो ना, वो लोग भी खूब ताली बजा रहे थे। अब मैं बोला यहां तो अजीब मामला है, ताली बजाने का मामला है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था कौन कौन आता। अच्छा, जितने भी लोग आए, गर्मी का टाइम था, सब कोट वोट पहन गए। मैं बोला साला एकदम पागल लोग हैं, गर्मी के टाइम में कौन कोट पहनता कोई? है जी, पहनता कोई? लेकिन वहां मैंने देखा साहब गर्मी के टाइम में कोट पहने हुआ था लोग। मैं देखा लोग बातचीत कर रहे हैं, अब ये आ गए जोरदार ताली बजाओ, ये आगे जोरदार ताली बजाओ। मैंने कहा ये ताली वाला खेल तो समझ ही में नहीं आ रहा है। लगभग सर मैं 30 से 40 मिनट उस प्रोग्राम में रुका और उसके बाद मैं बाहर जाके बैठ गया और बाहर जाके चाय वाय पिया और प्रोग्राम खत्म हो गया। वो आया, बोला कैसा रहा प्रोग्राम? मैंने कहा भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, सिर्फ ताली बजाओ। और जब बिल्कुल बोर हो गया तो बाहर निकल गया। अब उसने कहा कोई बात नहीं, चले गए हम लोग बढ़िया अपने अपने जगह पे चले गए। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मंथ
वो व्यक्ति फिर अपने एक साथी को लेकर के आता है, बोलता है इस महीने गजब का एक प्रोग्राम होने वाला है जी। देखो यहां पर एक जिद भी है और एक फॉलोअप भी है, क्लियर है, बात को समझना है, जिद भी है और एक फॉलोअप भी है जी। वो कह रहा है इस महीने तो गजब का प्रोग्राम होने वाला है। कंपनी के मालिक बीसी छाबड़ा जी के जो भाई हैं बीसी छाबड़ा जी, उनका प्रोग्राम होने वाला है। मैंने कहा भैया एक प्रोग्राम में गया तो बात समझ में नहीं आई, अब कोई प्रोग्राम में जाना नहीं है जी। वो कह रहा आपको पता है उद्योगपति है, कौन सा पति है जी? बोले करोड़पति है, करोड़पति, अपन लोग तो लखपति है ना, वो करोड़पति है और बहुत सारे लोगों को लखपति करोड़पति बना चुके हैं। बोला उनका टाइम लेने के लिए लोगों को इतना टाइम लगता है, बरसों बरसों इंतजार करना पड़ता है। ये तो हम लोग लकी है कि हैदराबाद में वो आ गए। हाँ जी, अब इस तरीके से मुझे मोटिवेट किया कि मुझे लग रहा है यार कि उस उद्योगपति से तो मिलना ही चाहिए। एक पार्षद जो है ना एमएलए से दोस्ती करना चाहता है और एक एमएलए एमपी से दोस्ती करना चाहता है। एक इंसान जो जिस लेवल का है ना वो अपने से ऊपर के लेवल से अपना रिलेशन बनाना चाहता है। हाँ जी, क्लियर है जी। तो मुझे लगा कि उस व्यापारी से मिलना चाहिए, मैं गया उस व्यापारी से मिलने के लिए। क्लियर है जी। अच्छा, जब मैं उस व्यापारी से मिलने गया साहब, क्या गजब का हाल, क्या पब्लिक, यूं खचाखच पब्लिक भरी। हाँ जी, और वो प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था साहब, वो टिकट जो आपने एंट्री पास बहुत आसानी से कटनी में लिए ना, कई हमारे साथी तो वो एंट्री पास आपको जाकर के दे दिए होंगे। वहां गया तो उस एंट्री पास को लेने के लिए क्या भीड़ भाड़, और बेचारे उस हाल वाले का जो कांच था वो कांच भी टूट गया। ऐसे लग रहा है कोई नई बॉलीवुड की कोई फिल्म रिलीज हुई हो, इतनी मारा मारी, मुझे 2, मुझे 3, मुझे 4। मैं बोला अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। मेरे एक जो स्पॉन्सर थे उस बेचारे ने मुझे एक टिकट बोला जल्दी से लो खत्म हो जाएगी। मैं फटाफट ले लिया साहब, अंदर बैठा। बीसी छाबड़ा तो बीसी छाबड़ा है, खूब हंसाया उन्होंने साहब, इतना हंसाया कि मुझे लगा कि यार 2-3 घंटे की मूवी देखा, मजा आ गया, खूब हंसने का मौका मिला। लेकिन ईमानदारी से बताऊं बिजनेस समझ में नहीं आया, माल आता कैसे है ये बात समझ में नहीं आई। बाकी सब समझ में आ गया कि यहां लोग बढ़िया सूट पहनते हैं, मुस्कुराते हैं, अच्छी बातें करते हैं, सब समझ में आ गया। लेकिन जो मेन फंडा था ना वो ही समझ में नहीं आया। और अपन को चाहिए था क्या? पैसा चाहिए था साहब, क्लियर है। अब जब प्रोग्राम अटेंड करके जब बाहर निकले, मेरे 2-3 ऑफलाइन वो यूं पकड़ लिए, बोले अब बताओ कैसा लगा। और मैंने ईमानदारी से वही बात कहा, साहब बिल्कुल समझ में नहीं आया। समझिए 2 महीने बीत गए, तीसरा महीना फिर आया। मैं अपनी दुनिया में मस्त था। वो आया, बोला कि साहब इस महीने तो कमाल होने वाला है। क्या कमाल होने वाला है? बोला कि फिर से एक नया प्रोग्राम होने वाला है। मैंने कहा खाली प्रोग्राम ही दिखाता रहेगा क्या? है जी, बिजनेस तो समझ में आता नहीं कि पैसा आता किसे है जी, मेन बात तो समझ में आए। बोला इसमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है जी। मेरे जीजा जी की रेस्टोरेंट है वहाँ हैदराबाद में, आज भी है। तो हम लोग खाना खा रहे थे और वो पहुंचा टिकट लेकर के, तो वो मुझे कह रहा कि एक आप रखो टिकट और 2 नए साथी को लाना है। एक रखो और 2 नए साथी को लाना है। मेरे जीजा जी वहाँ काउंटर से देख रहे थे, उनको लगा कि ये पैसा ज़्यादा कमाने लगा है तो कुछ गलत सलत काम हो रहा है। वो बिल्कुल ध्यान यूँ लगाया हुआ है, वो टिकट उकट की बातें हो रही है। तो मुझे देख रहे हैं, वो आ गए मेरे पास, बोले क्या है सब? बोले वो एक बिजनेस है, उसकी टिकट है और मैं 2 बार गया, समझ ही में नहीं आ रहा। हाँ जी, मैंने कहा कि आप तो खूब पढ़े लिखे आदमी हो, चलो एक बार देख लेते हैं। है जी। तो बोल रहे होता क्या है? मैंने यही तो समझ में नहीं आ रहा, चलो देख लेंगे। क्या बात होता है? तो बोला यार टाइमिंग क्या है? बोले 1 से 2 बजे की टाइमिंग है। बोले वो तो लंच का टाइम होता है, कस्टमर खूब रहते हैं, भीड़ रहती है। मैंने कहा एक दिन एडजस्ट कर लो और पक्का आपको समझ में आया तो मैं भी शुरू करूंगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस था, उनको मैंने बता दिया। अब एक तो हो गया रेडी, क्लियर है जी। तो हमने 2 टिकटें ले ली और वो प्रोग्राम था मिस्टर कदम सिंह राठी का। गजब की पर्सनालिटी, गजब का एजुकेशन और गजब का मोटिवेशन। कदम सिंह राठी के प्रोग्राम में गया,
तो देखिए, व्यापारी जो लोग होते हैं उनको एक बात का डर जरूर हमेशा बना रहता है कि इस व्यापार में नुकसान क्या हो सकता है, एक डर बना रहता है। और जिस तरीके से वो गोले गोले बताए ना, उससे पहले एक गोले वाली कंपनी का प्लान में देखा था और वो कंपनी बंद हो गई थी, लेकिन मैंने किया नहीं था, कंपनी बंद हो गई थी। तो मुझे लगा ये गोले वाली कंपनी बंद हो जाएगी तो जिन लोगों को यहां लाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, इस बात का डर था मेरे मन में। हाँ जी, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया मिस्टर कदम सिंह राठी ने, और उस प्रोग्राम को मैं बहुत ध्यान से देखा। उनका एक कॉन्सेप्ट, उन्होंने एक बहुत अच्छे तरीके से उस बात को रखी। उन्होंने कहा कि मान लो आप एक किराने की दुकान है, वहां से आप सामान खरीदते हो, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल सामान खरीदते हो, और 20 साल के बाद मान लो वो कंपनी बंद हो गए, वो दुकान बंद हो गई, बोला आपका नुकसान क्या हो सकता है? अजी, क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान तो उस बेचारे का होगा ना, जो दुकानदार था, जो कंपनी वाला था, नुकसान उसका हो सकता है, खरीदारों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा आरसीएम को भी यूं ही समझ लो अजी, कि आपने इसे सामान खरीदा और कंपनी भाग गई, बर्बाद हो गई, बोले आपका क्या लेके जाएगी? समझ में आ गई बात। पहली बात समझ में आ गई कि यहां नुकसान होने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है जी? दूसरी बात प्रॉफिट की होती है। प्रॉफिट उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बता दिया कि आपको कंज्यूमर का एक ब्रॉड नेटवर्क बनाना है। हाँ जी, खरीदारों का एक नेटवर्क बनाना है, और वो नेटवर्क जब जब सामान की खरीदी बिक्री करता रहेगा आपको पैसा आता रहेगा। इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए, इतनी छोटी सी बात समझाने के लिए 3 महीने लग गए, और मुझे समझने के लिए भी 3 महीने लग गए। बात समझ में आ रही है? हाँ जी, उस प्रोग्राम को अटेंड किया, बाहर निकला, फिर मेरी 3 4 5 ऑफलाइन हो गई। ऑफलाइन की संख्या बढ़ती रहती ना, क्योंकि मैं ज्वाइन नहीं हुआ था। अब तो 4 5 ऑफलाइन मिल गए, बोले आप बताओ सर कैसा रहा? मैंने कहा एकदम समझ में आ गया। है जी। और मेरे जीजा जी, मैं उनसे मिलने गया, जैसा इन लोगों ने पहले मेरे साथ हरकत किया, मैं सेम वही अप्लाई किया। मैंने भी उसे कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बताओ कैसा लगा? बोला यार गजब का लगा। हाँ जी। दूसरी उनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है। उन्होंने एक लाइन इस्तेमाल किया कि हम लोग अपने बिजनेस में गधों की तरह मेहनत करते हैं। गधा शब्द यूज किया था उन्होंने। क्या कहा उन्होंने? जिस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस में गधों की तरह मेहनत करते हैं तो 50,000 कमाते हैं। हाँ जी। उन्होंने कहा कि अगर वैसी मेहनत यहां कर ले तो लाखों रुपए कमाया जा सकता है। बस बात क्या था? बात तो समझ में आ गया, अब करना है। हाँ जी। फिर हम बाहर निकले और बताया कि भाई ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग लगती है, 1500 रुपये लगते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने 1500 रुपया अपना दिया, 1500 रुपया जीजा जी से भी लिया, और दोनों दिया पैसा 3000 रुपये। क्लियर है जी? और मैंने उनको बोल दिया देख भाई, मेरी ज्वाइनिंग पहले करना है, बाद में। बात समझ में आ गया था ना? कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है जी। क्लियर है? बात समझ में आ गया? हाँ जी। इस कहानी से क्या सीखने को क्या मिलता है? सीखने को क्या मिलता है? इस कहानी से कई चीजें सीखी जा सकती है। जैसे एक चीज तो यह है कि आप एज ए नेटवर्कर, एज ए लीडर, आपको जिद्दी होना चाहिए। हाँ जी। अगर कोई बार बार मना करता है, हाँ जी, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ, आपको फॉलो करते रहना चाहिए। क्लियर है जी? अगर वो व्यक्ति मुझे फॉलो नहीं किया होता तो शायद मैं आपके बीच नहीं होता। क्लियर है जी? तो उसके फॉलो अप का नतीजा है ये। क्लियर है जी? तो आपको कभी भी फॉलो करना नहीं छोड़ना है। यस? क्लियर है जी? दूसरी बातें क्या समझ में आई? दूसरी बातें ये समझ में आई कि उसने सेमिनार को हथियार बनाया। क्या है जी? क्योंकि वो मुझे समझा ही नहीं पाता, मुझे पता है। क्योंकि जो मुझे समझाने आ रहा था ना, वो मुझसे कम पैसे कमाता था, वो मुझे नहीं समझा पाता। 101% मुझे नहीं समझा नहीं पाता वो। तो उसने क्या सोचा कि इसके लिए प्रोग्राम सबसे बेहतर है वो प्रोग्राम थर्ड पार्टी की बात बहुत जल्दी समझ में आती है। क्लियर है जी? तो उन्होंने प्रोग्राम को माध्यम बनाया मुझे समझाने के लिए। क्लियर है जी? तो आप भी इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, क्लियर है जी, तो आपका जिद होना चाहिए कि मुझे उस व्यक्ति को वहां लेकर के जाना है,
हाँ जी, सेमिनार का सहारा लेना। ये सेमिनार क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम। क्लियर है जी? तो आपको ये भी बात इससे समझ में आई है जी। फॉलो अप और दूसरा जिद्दी होना जरूरी है, और भी इसके बहुत सारे चीजें आप निकाल सकते हैं। क्लियर है जी? तो मैं इस तरीके से ये मेरी शुरुआत हुई, इस बिजनेस में आया, और आने के बाद मुझे बताया गया कि आपको पार्ट टाइम डेली यहाँ पे वर्क करना है। मैंने पार्ट टाइम डेली वर्क करना शुरू किया, और धीरे धीरे साथियों पार्ट टाइम इस बिजनेस में मैं जो रॉयल्टी, मेरी जो लेवल स्टार प्लेटिनम, वो लेवल मेरी आई, और वो लेवल आई तो पहली बार मेरी जो सबसे हाईएस्ट इनकम जो आई वो 41,000 मेरी हाईएस्ट इनकम थी। 41,200 कुछ था। कब की बात है ये सर? सन 2009 की बात है। कब की बात है ये? सन 2009 में 41,000 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी। आप कितना भी खर्चा करो साला पैसा खत्म ही नहीं होता था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। संजय सर, 41,000 रुपए की इनकम थी, और वो इनकम को जब मैंने देखा तो मेरी अपलाइन ने मुझे फोन कर किया कि फिरोज जी अब कैसी इनकम आ रही है? मैंने कहा गजब की इनकम आ रही है सर। और उस इनकम को देख करके मेरा जो बिजनेस था वहां से भी मतलब लगभग इतनी इनकम कमाता था, 40-50 हज़ार रुपये मैं अपने पुराने बिजनेस से भी कमाता था। तो मेरी अपलाइन ने मुझे एक बात कहा था कि अभी आपको पार्ट टाइम करना है, जब आपका जो बिजनेस है वैसी इनकम यहां से आने लगे तो आपकी मर्जी। क्लियर है जी? तो मैंने क्या किया, फुल टाइम करना शुरू कर दिया। हेलो, बहुत सारे हमारे पुराने साथी यहां पर है। आज जब आप फुल टाइम करना शुरू कर दिया तो सन 2010 बेहतरीन गया, सन 2011 भी बेहतरीन गया। सन 2011 में आप बहुत पुराने साथी हैं। कितने पुराने साथी हैं? कई पुराने साथी हैं। हमारे सिस्टम में थोड़ा सा एरर आया जी, पुराने साथी को पता है। लगभग 8-9 महीना हमारी कंपनी क्या हो गई, बंद थी। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि बंद है, लेकिन वो बीच का प्रोसेस है। और ये जो बंद होना, हमारा बिजनेस क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और हम क्या है, फुल टाइमर थे, और फुल टाइमर को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। आपके उस टाइम जब मैं हैदराबाद में था, रेंट पे था, उस जमाने में 4,500 रुपये हमारे मकान का रेंट हुआ करता था। हाँ जी, आज जब आरसीएम के रॉयल्टी टेक्निकल होते हैं, उनकी अपनी एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल पे भी खर्चे हैं। क्लियर है जी? तो जब ये सारी प्रॉब्लम आई तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जो खर्चे हैं वो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। क्लियर है जी? उसी दरमियान क्या हुआ कि लगभग ये जो 6 महीने 8 महीने की जो बेरोजगारी थी, वो बेरोजगारी मुझे जबलपुर लेकर के आ गई। हेलो, क्या है जी? ये मेरे लिए भी अच्छी बात है। वो बेरोजगारी, और बेरोजगारी जबलपुर लाने का और जबलपुर आने का एक रीजन में बताऊं क्या? अजी, हम लोग पुणे में थे। पुणे बहुत ही महंगा शहर है। पुणे के बारे में कितने लोग जानते हैं? बहुत ही महंगा शहर है। सन 2012 में पुणे में जो हम लोग चाय पीते थे, वो चाय उस वक्त जो मिलती थी वो 15 रुपए की मिलती थी। कितने की मिलती थी? सन 2012 की बात बता रहा हूं। जबलपुर का एक व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में था, सिर्फ एक व्यक्ति। जब हमने वहां एक ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करी पुणे में, लगभग 24 से 25 दिन के अंदर में मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी थी, या मेरी गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। मैंने सारा पैसा उस ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि उस बिजनेस में मेरे एक साथी ने मुझे कहा कि फिरोज जी यहाँ पैसा लगाओगे तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, लगा देंगे। हमने सारी चीज़ों को बेच बाच करके, एक बेरोजगार लड़का क्या करता है जी, मैंने सारा पैसा लगा दिया वहाँ, और वो पैसा लगा दिया। 25 दिन के अंदर में बिल्कुल पूरी तरीके से दिवालिया हो गया है जी। अब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं हैदराबाद वापस जा नहीं सकता था, क्योंकि गाड़ी घोड़े सब बिक गए है जी, और कोई दूसरा बिजनेस कर भी नहीं सकता था, पैसा नहीं था। क्लियर है जी? तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई सस्ती जगह मिल जाए। पूना महंगी जगह थी, हैदराबाद महंगी जगह थी, हम सस्ती जगह की तलाश कर रहे थे। छोटा वाला फोन आता था पहले, कीपैड वाला, आज भी बहुत सारे साथियों के पास होगा। आज मैं उसमें देख रहा था कि कौन से शहर में जाऊं, तो बहुत सारे शहर के नाम उसमें नेम वाइज लिखे हुए थे। तो जबलपुर वाले साथी को मैंने फोन किया, मैंने कहा यार आपका शहर कैसा है? बोला कि बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा यार इससे एक बात पूछते हैं। मेरा जो पार्टनर था ना, उससे बोला इसकी एक बात पूछते हैं, उससे बात से क्लियर हो जाएगा कि इसके शहर जो है ना महंगे या सस्ते। तो मैंने कहा यार आपके यहाँ चाय कितने की मिलती है? वो कह रहा है 1 रुपए की। रियल में थी सन 2012 में 1 रुपए की चाय। जबलपुर के आधारताल में वो लड़का रहता था। तो मैंने कहा चाय कितने की मिलती है? बोलता 1 रुपए की। मैंने अपने पार्टनर को बोला इससे अच्छी जगह अपने लिए कोई हो ही नहीं सकती।
क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा बेटा यहाँ 15 रुपए की चाय पी रहा है, वहां 1 रुपए की है। हाँ जी, और मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए थे जो बचा के रखा था, नहीं तो उसको भी वो खर्चे करवा देता। तो मैंने कहा कि अब जाएंगे हम लोग जबलपुर, और हम दोनों साथी जबलपुर आए। जबलपुर आए, लगभग 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने हमने जबलपुर को देखा, ढूंढा, समझा, परखा। और मैंने कहा कि बेटा नौकरी तो नहीं करूंगा, फाइनल बात है, भूखा मर जाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा। ये मतलब मेरा अपना खुद का कमिटमेंट है, मैं नौकरी नहीं करूंगा। मैंने कहा परिवार पालना है ना तो चने बेच के परिवार पाल लूंगा, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, ये मेरा स्वभाव है। क्लियर बात समझ में आ रही जी? हाँ जी, हर इंसान का अपना अपना स्वभाव। एक आदमी कहता है कि मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं नौकरी कर लूंगा सिक्योरिटी गार्ड की। हाँ जी, मैं उस स्वभाव का नहीं, मैं उनसे थोड़ा सा अलग हूं। मैं नौकरी नहीं करूंगा, आज भी बोल रहा हूं, कभी भी कुछ भी हो जाए मैं नौकरी नहीं करूंगा। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, चलो, मैं इस स्वभाव का था। फिर मैं जबलपुर आया तो मैंने कहा कि कुछ तो करना होगा। देखो कंपनी जब अच्छी इनकम आ रही थी, उस टाइम जो मैंने टीडीएस फाइलिंग करवाया था उसके 32,000 रुपए गवर्नमेंट के पास मेरे ड्यू थे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? कहावत सुना होगा आपने कि डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए, सुना है? मेरी एक दोस्त है हैदराबाद में, तो मेरे पास पैसे कम पड़ गए, तो मैंने उसको बोला, हॉस्पिटल में है वो, तो मैंने कहा कुछ पैसे हैं तो भेज दे मुझे। तो वो खूब हंसने लगी, मतलब उस कि आपके पास इतने पैसे भी नहीं है। तो बोले ठीक है मैं भेजती हूँ, कितना? तो मैंने कहा 5000 भेज दो। तो वो 5000 निकालने के लिए मैं एटीएम गया, तो मैंने पहले वो स्टेटमेंट चेक किया कि उसने भेजा कि नहीं भेजा, आया कि नहीं आया। तो मैंने देखा कि उसमें पैसे बहुत सारे हैं। हाँ जी, मैंने उसको फ़ोन किया कि मैंने कहा 5000 भेजने के लिए, इसमें तो लगभग 38-39 रुपये दिख रहे थे। तो उसने कहा मैं तो 5 ही भेजी हूँ। तो जब स्टेटमेंट निकाला तो उसमें लिखा हुआ था टीडीएस वाला पैसा रिटर्न आया। हेलो, 32,000। हाँ जी, और उस जमाने में 32,000 रुपये मेरे को समझ में आता है कि मेरे को लग रहा है कि 32 लाख जैसा था। हाँ जी, जो पॉकेट में 100-200 भी ना हो और उस जमाने में 32,000 रुपये आ जाए और प्लस 5,000 की मदद भी आई। हाँ जी, फिर मैंने वहाँ अपना खुद का फिर वापस बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा जो हैंड एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस था वो मैंने जबलपुर में शुरू किया। क्लियर है जी? सन 2012 की बात बता रहा हूँ। क्लियर? सन 2013 में वापस हमारा सिस्टम शुरू हो गया। हाँ जी, हमारे सिस्टम को ब्रेक क्यों लगा, इस बात को भी आप लोगों को समझना जरूरी है। बहुत सारे नए लोग हैं, उनको कुछ बोलेंगे कि कंपनी बंद हो गई थी। हाँ जी, ये इंडस्ट्री हमारे देश में नया था। ये जो इंडस्ट्री है ना, इसको इंडस्ट्री का दर्जा वर्जा नहीं मिला था। जैसे पहले बॉलीवुड आया ना, बॉलीवुड पहले आया, बाद में उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा मिला। क्लियर है जी? क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को रोजगार का माध्यम बन गया। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारी जो गवर्नमेंट है उसने कोई गाइडलाइन नहीं बनाया हुआ था। हाँ जी, तो जब हमारा ये सिस्टम बंद हुआ तो सही और गलत को कैसे बताएं, उसके लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई। जब गाइडलाइन बन गई, पहले राज्य सरकार ने गाइडलाइन बनाई, बाद में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई। तो सन 2013 में जब सिस्टम की शुरुआत हो गया तो मेरी अपलाइन ने मुझे वापस फॉलो अप किया कि फिरोज जी अब ये सिस्टम अच्छा हो गया, अब सरकारी गाइडलाइन बन गई है, ज्वाइनिंग बहुत फ्री हो गई है, अब सब कुछ अच्छा हो गया है, अब स्टार्ट कर लो। तो मैंने कहा यार अब तो सब कुछ करूंगा, परंतु इस तरह का कारोबार नहीं करूंगा। हेलो, बात समझ में आ रही जी? हाँ जी, लेकिन वहां भी मामला यही है कि बार बार मेरी अपलाइन ने मुझे फॉलो किया। हाँ जी, और फिर वापस में एक प्रोग्राम में गया और फिर प्रोग्राम में जाके वापस चार्ज हो गया। क्लियर है जी? कि मुझे लगा कि यार इस तरह की जो बातें हैं कभी मैं किया करता था, आज मैं वहां बैठा हूं और यहां कोई और बात कर रहा है। क्लियर है जी? बातें समझ में आ गई। और फिर मैंने एक कमिटमेंट किया सन 2013 में। हाँ जी, सन 2013 में वापस मैंने निर्णय किया कि मैं जबलपुर में हूं, जबलपुर से ही वापस स्टार्ट करूंगा। क्लियर है जी? तो मैं जबलपुर में वहां रेंट पे था। हाँ जी, वो मेरा पुराना कारोबार मैंने वापस स्टार्ट कर दिया था। वापस पार्ट टाइम इसको आरसीएम का काम मैंने करना शुरू कर दिया सन 2013। सन 2014 मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, पैदल वर्क किया। हाँ जी, हताश हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हाँ जी, अगर भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर गई, वापस उस बिल्डिंग को बनाया जा सकता है। यस या नो? हाँ जी, यहां पर एक शेर मैं बोलूंगा आपको, आपको अच्छा लगेगा। कहते ना कि उम्मीद को कभी खोया नहीं करते। क्या? अगर कुछ पाना है ना, उसको खोने वोने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो कहते उम्मीद को कभी खोया नहीं करते और साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। हेलो, साहिल मीन्स किनारा।
अगर वो दूर है, आप जा रहे हो, सफर में हो, आप जा रहे हो, तो कहते हैं कि साहिल अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। आज जिसको बहुत कुछ पाने की तड़प है, ऐसे लोग रातों को भी सोया नहीं करते। समझ में आ रही जी? हाँ जी, इस शेर के पीछे भी मैसेज है। हाँ जी, हम लोग हताश हो जाते बहुत जल्दी, अब नहीं हो सकता, हो सकता है। हाँ जी, वो नहीं मान रहा है, ना माने। हाँ जी, हमारे देश में आबादी की कमी है क्या? हाँ जी, अभी तो हम सेकंड नंबर पे थे, अब तो फर्स्ट नंबर पे आ चुके हैं। हाँ जी, तो मुस्कुराने की बात है सिर्फ नेटवर्कर के लिए। नेटवर्कर को मुस्कुराने की बात है कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में रहते हैं, और आपके रॉयल्टी टेक्निकल वही आबादी, वही हिस्सा आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्लियर है जी? ये मेरी स्टोरी है जो मैंने आपको बताया कि आदमी वापस गिर के भी वापस उठ सकता है। और सन 2013 के बाद जो यहां मेरी इनकम आई, वो मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, एक एवरेज बता सकता हूं कि लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए मेरे परिवार में आरसीएम ने मुझे दिया है। क्लियर है जी? और एक अच्छी बात है कि मैं आपको बताऊं कि इसी आरसीएम सिस्टम ने लगभग इंडिया के कई सारे शहरों की टूर कराया। क्लियर है जी? हाँ जी, और अभी एक नया घर बनाने का हमने वापस इरादा किया है कि सन 2026 में एक अच्छा खूबसूरत घर वापस जबलपुर में दूसरा बनाने जा रहा हूं। क्लियर है जी? ये बातें मैंने क्यों बताया आपको? ये बार बार जो हम लोग मीटिंग शिटिंग करते हैं, बार बार जो आपको फोन करते हैं, बुलाते हैं, समझाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है, एक आम आदमी। कौन से आदमी? पार्टी नहीं, अरविंद केजरीवाल वाली नहीं है जी। एक आम आदमी जो है, रियल आम आदमी, नो पॉलिटिशियन। हाँ जी, एक आम आदमी जो है, उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए मार्केट में मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आता। आपको आता है तो बताइए। एक आम आदमी, हाँ जी, कि वो यहां बैठा, उसका बिजनेस चल रहा हो, है? हाँ जी, मैं तो बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि अपनी जिंदगी में उसने बहुत मुश्किल से एक घर बना लिया, दूसरे घर के बारे में सोचता नहीं है। यस या नो? हाँ जी, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, एक कार खरीद लिया, दूसरी कार के बारे में सोचता नहीं। एक मोटरसाइकिल खरीद लिया, दूसरी मोटरसाइकिल के बारे में वो सोचता नहीं। यस या नो? हाँ जी, मैं गलत हूं तो आप बोलिएगा मुझे। हाँ जी, मैं दूसरी मोटरसाइकिल अभी जनवरी 5 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में दूसरी मोटरसाइकिल ले लूंगा। हो जाएगी, एक्चुअल में आरसीएम की तरफ से तीसरी हो जाएगी। और 2026 का मैं बोल रहा हूं कि 26 में एक अच्छा सा घर भी बनाऊंगा, और सन 2027 में एक अच्छी सी कार वापस लूंगा। हेलो, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे पास सिस्टम है, उस सिस्टम की ताकत का मुझे अंदाजा है कि आने वाले 2-3 साल में क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में। क्लियर है जी? क्लियर है?